सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रियांशु उपाध्याय एसपीएस लॉ एसोसिएट्स की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसकी फरमाइश आप में से ही कुछ लोगों ने की है। आप में से कुछ लोगों ने चेक बाउंस के केसेस के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की है, इसलिए आज का हमारा यह वीडियो चेक बाउंस पे आधारित है। चेक बाउंस को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज ए और बी दो लोग हैं। बी ए से कुछ पैसे बोरो करता है या फिर प्रोडक्ट खरीदता है या फिर सर्विस अवेल करता है, जिसके बदले में बी ए को कैश नहीं पे करके बी ए के नाम पे एक चेक इशू करता है। अब यहाँ पे ए को सबसे पहले यह ध्यान देना है कि अगर वह चेक डेटेड है तो जो डेट चेक पे लिखा है उस डेट से 3 महीने के अंदर ए को वह चेक अपने बैंक में प्रेजेंट करना है, ताकि ए को उस चेक के बदले पेमेंट मिल सके। अगर उस चेक पे डेट नहीं लिखा है तो फ्यूचर में उस चेक पे ए जो भी डेट मेंशन करेगा उस डेट से 3 महीने के अंदर ए को वह चेक अपने बैंक में प्रेजेंट करना है, ताकि ए को उस चेक के बदले पेमेंट मिल सके। या तो ए को उस चेक के बदले में पेमेंट मिल जाएगा या फिर ए को उस चेक के बदले में पेमेंट नहीं रिसीव होगा। अगर ए को उस चेक के बदले में पेमेंट नहीं रिसीव होता है तो उसे हम कहेंगे कि ए का वह चेक डिसऑनर हो गया है, ए का वह चेक बाउंस हो गया है। अब दोस्तों, चेक डिसऑनर चेक बाउंस के कई रीजंस हो सकते हैं। कुछ रीजंस के बारे में मैं आपको यहाँ बताता हूँ। इनसफिशिएंट बैलेंस। दोस्तों, इनसफिशिएंट बैलेंस एक काफी फ्रीक्वेंट रीजन हो गया है। सपोज बी ने ए के नाम पर जो चेक दिया है वह चेक है 50 लाख रुपीज का, बट जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ए ने वह चेक अपने बैंक में प्रेजेंट किया है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बी के अकाउंट में सिर्फ 25 लाख रुपीज बैलेंस है, तो ए का वह चेक डिसऑनर हो जाएगा फॉर रीजन इनसफिशिएंट बैलेंस। सेकेंड, मान लीजिए बी ने ए को जो चेक दिया है उस पर गलत सिग्नेचर कर दिए हैं, या फिर बी का वह सिग्नेचर बी के ओरिजिनल सिग्नेचर से मैच नहीं करता है, तो उस केस में भी ए का वह चेक डिसऑनर हो जाएगा। थर्डली, सपोज बी ने ए को चेक तो दिया बट उसके बाद अपने बैंक को यह इंटीमेट किया कि उस चेक के बदले पेमेंट को स्टॉप कर दिया जाए, उस केस में भी ए के पास वह चेक जो है वह बैंक में प्रेजेंटेशन के बाद डिसऑनर हो जाएगा फॉर रीजन पेमेंट स्टॉप बाय ड्रॉअर। इसके बाद जो चेक बी ने ए को दिया है अगर उसमें किसी प्रकार का भी ओवर राइटिंग या फिर ऑल्टरेशन है, डेट में, फिगर में, वर्ड्स में, या फिर जो उसमें नाम मेंशन्ड है, उस केस में भी जब उस चेक को ए अपने बैंक में प्रेजेंट करेगा तो वह चेक डिसऑनर हो जाएगा। इसके बाद सपोज बी ने ए को जब चेक दिया उसके बाद बी ने अपना वह अकाउंट क्लोज करा दिया, तो इस सिनेरियो में भी जब ए वह चेक अपने बैंक में प्रेजेंट करेगा तो वह चेक डिसऑनर हो जाएगा फॉर रीजन अकाउंट क्लोज्ड। इसके बाद जब बी ने ए को चेक दिया उसके बाद बी का जो अकाउंट है वो किसी गवर्नमेंट ऑर्डर या फिर किसी लीगल ऑर्डर के कारण फ्रीज कर दिया गया, तो उस सिचुएशन में भी जब ए उस चेक को अपने बैंक में प्रेजेंट करेगा तो वह चेक डिसऑनर हो जाएगा फॉर रीजन फ्रोजन अकाउंट। अब दोस्तों जानते हैं जब ए का वह चेक डिसऑनर हो गया है तो अब ए के पास क्या क्या ऑप्शन हैं। सबसे पहले डिसऑनर होने के बाद ए को यह जानना है कि उसका चेक किस वजह से डिसऑनर हुआ है। इसके लिए ए का बैंक उसे ओरिजिनल चेक के साथ एक रिटर्निंग मेमो देगा। उस रिटर्निंग मेमो में रीजन फॉर डिसऑनर ऑफ चेक मेंशन किया होगा। जिस दिन ए को वह रिटर्निंग मेमो रिसीव होता है उस दिन से 30 दिन के अंदर ए बी के नाम पे एक डिमांड नोटिस इशू करेगा। यह डिमांड नोटिस इशू करना मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। यह डिमांड नोटिस ए बी को इसलिए इशू करेगा कि हो सकता है बी का इंटेंशनल बोनाफाइड हो, बी ने अनजाने में अपने अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस मेंटेन नहीं किया हो, इसीलिए ए क्या करेगा, बी को एक लास्ट चांस देगा थ्रू दिस डिमांड नोटिस, ताकि बी ए को पेमेंट कर सके। अब दोस्तों सपोज ए को रिटर्निंग मेमो मिला है 2 जून 2021 को, तो ए 2 जुलाई 2021 या उससे पहले बी को डिमांड नोटिस दे सकता है। अगर ए 2 जुलाई 2021 के बाद बी को डिमांड नोटिस देता है तो वह डिमांड नोटिस इनवैलिड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। अब जब बी को डिमांड नोटिस इशू कर दिया गया और जिस दिन बी को वह डिमांड नोटिस मिलता है उस दिन से 15 डेज के अंदर बी के पास यह ऑप्शन है कि वह चेक में दिया गया अमाउंट ए को पे कर सकता है। अगर बी डिमांड नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर उस अमाउंट को नहीं पे करता है तो 16th डे ए के फेवर में कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, और फ्रॉम 16th डे ए के पास यह ऑप्शन है कि वह बी के अगेंस्ट चेक बाउंस का केस फाइल कर सकता है। इसे हम इस प्रकार समझते हैं।
सपोज ए ने जो डिमांड नोटिस भेजा है वह भेजा है 10th ऑफ जून 2021 को, वह डिमांड नोटिस बी को रिसीव हुआ है 12th ऑफ जून 2021 को। अब इस केस में बी के पास 27th ऑफ जून 2021 तक का समय है। इस दिन तक बी अगर चाहे तो ए को चेक में मेंशन किया हुआ अमाउंट पे कर सकता है। अगर बी 27th ऑफ जून 2021 तक यह अमाउंट नहीं पे करता है तो 28th ऑफ जून 2021 से ए के फेवर में कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। ए के फेवर में कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। अब दोस्तों जिस दिन ए के फेवर में कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है उस दिन से 30 डेज के अंदर ए अगर चाहे तो बी के अगेंस्ट चेक बाउंस का केस फाइल कर सकता है। अब इस केस में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है 28th ऑफ जून 2021 को, तो ए के पास 27th ऑफ जुलाई 2021 तक का समय है। ए अगर चाहे तो 27th ऑफ जुलाई 2021 तक बी के अगेंस्ट चेक बाउंस का केस फाइल कर सकता है। अब दोस्तों ये जो मैं आपको टाइम लिमिटेशंस बता रहा हूँ, ये सारा टाइम लिमिटेशन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंदर ही मेंशन्ड है और ए को ये सारा टाइम लिमिटेशंस कंप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो अपना केस सक्सेसफुली जीत सके। अब दोस्तों इस केस में ए के पास ये ऑप्शन है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंदर कि वो चेक बाउंस का कंप्लेंट उस केस में फाइल करे जहां पे उसका बैंक लोकेटेड है, जिस बैंक में उसने उस चेक को प्रेजेंट किया है। इसे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ए और बी के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ था वो हुआ था न्यू दिल्ली में। बी ने ए को चेक दिया न्यू दिल्ली में, बट ए का जो ब्रांच है जहां उसने चेक को प्रेजेंट किया है वो है पटना में। ए के पास यह ऑप्शन है कि वो चेक बाउंस का केस पटना के कोर्ट में फाइल करेगा, ना कि न्यू दिल्ली के कोर्ट में, जिसके लिए जिस कारण से बी को वह चेक बाउंस केस कंटेस्ट करने के लिए दिल्ली से पटना आना पड़ेगा। तो इस केस में ए को बी के ऊपर प्रिविलेज दिया गया है, जहां पे ए अगर चाहे तो जुरिस्डिक्शन अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकता है। अब दोस्तों अगर बी के अगेंस्ट चेक बाउंस का केस फाइल हुआ है तो एक कोर्ट बी के अगेंस्ट क्या क्या पनिशमेंट दे सकती है। तो आफ्टर ट्रायल अगर कोर्ट चाहे तो बी को ट्वाइस ऑफ द चेक अमाउंट पे करने का डायरेक्शन दे सकती है, बी को 2 साल का सजा भी सुना सकती है, या फिर ये दोनों चीज दे सकती है। इसका मतलब है बी को चेक के डबल का अमाउंट भी पे करना पड़ेगा और बी को 2 साल की सजा भी हो सकती है। इसीलिए दोस्तों जब भी आपको कोई चेक देता है और अगर आपका चेक डिसऑनर हो जाता है तो आप ये ऊपर दिए गए सारे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका पैसा बिल्कुल सिक्योर रहेगा और आपका पैसा इजीली रिकवर हो जाएगा। इसीलिए आप घबराएं नहीं, अगर आपका चेक डिसऑनर हो जाता है तो आप मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करें और अपना पैसा रिकवर करें। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ट्यून, सत्यमेव जयते। नमस्कार दोस्तों, वैक्सीन लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा।